हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 10th के हिंदी विषय को देखेंगे, जिसका पहला चैप्टर नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास 10th में हमें हिंदी के बुक में कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं। तो जिसमें मेरा पहला बुक हो जाएगा गोधली। इसमें हमें एक पढ़ना है गद्यखंड और एक तरफ पढ़ना है इधर काव्यखंड। जिसमें गद्यखंड में भी 12 चैप्टर पढ़ना है और काव्यखंड में भी 12 चैप्टर पढ़ना है, यानी ये दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाएगा। और दूसरा है एक वर्णिका। वर्णिका में भी हमें 5 चैप्टर पढ़ना है, यानी ये दोनों मिलाकर कुल 29 चैप्टर पढ़ना है। तो आज का जो मेरा पहला चैप्टर होगा वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये है निबंध है। निबंध है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है, तो आपको बताना क्या है, निबंध है। और चैप्टर हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहले लेखक का क्या करते हैं, परिचय पढ़ते हैं। तो जानते हैं इनके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म स्थान, पहले जन्म जान लेते हैं। जन्म हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान हुआ महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में। एक दलित परिवार में। इनका जाति हो जाएगा महार। उसके बाद इनके पिताजी का नाम
पिताजी के नाम हो जाएगा रामजी सकपाल। माताजी का नाम भीमाबाई। इन्होंने पढ़ने के लिए अमेरिका एवं इंग्लैंड गए। उसके बाद स्वदेश में, अपने ही देश में कुछ समय वकालत भी किए। उसके बाद इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति थे जो इनके जीवन को बहुत ही क्या किए थे, प्रभावित किए थे। वो व्यक्ति हो गए इनके जीवन के इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति एक हो जाएंगे बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे हैं ज्योतिबा फुले। इनका पहला भाषण सम्मेलन सम्मेलन 1936 ईस्वी में, और वो भी कहाँ, लाहौर में। उसके बाद इनका विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इंग्लिश है। तो इनका हिंदी रूपांतरण
यानी हिंदी अनुवाद या रूपांतरण किनके द्वारा किया गया? तो वो थे ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया गया। उसके बाद हो जाएगा भारतीय संविधान के निर्माता, यानी संविधान निर्माता या जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इसके आगे हो जाएगा संपूर्ण वांग्मय वांग्मय 21 खंडों में 21 खंडों में प्रकाशित हुई। उसके बाद जानते हैं इनके प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। इनके प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, जिसमें पहला हो जाएगा द कास्ट्स इन इंडिया। दूसरा हो जाएगा देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म हु आर दे। अगला हो जाएगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसके आगे हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद इसमें से एक और बच गया बच्चे, जो बराबर पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कहाँ से संकलित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा, इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एनिहिलेशन
ऑफ इस कास्ट, कहानी को। उसके बाद जानते हैं इनका मृत्यु, ध्यान से मृत्यु सुनेंगे। सबसे पहले बच्चों दिसंबर, इसमें जान लेते हैं कि ये हमारे हो गए बाबा साहेब। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। और ये जो तो बच्चों 2-3-4 में से फोटो देख रहे हैं, भाषण ये हो गए बराबर जातिवाद के पोषक। उसके बाद इनका जातिवाद के है जो वो इंग्लिश नाम है बच्चों, इनके फोटो देखकर हिंदी रूपांतरण किसने किया तो हंसने की जरूरत नहीं बच्चों, ये ध्यान से समझिए। ये हो गए भारतीय संविधान के निर्माता या जनक हम लोग एक एक बातों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या तो हम अन्य नाम भी कर सकते हैं। हम लोग को पहला जो जानना है बाबा साहब, जाति प्रथा। दूसरा श्रम विभाजन। अब हम लोग जानते हैं, कहानी को ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन आगे हो जाएगा श्रम विभाजन टालू भाव, और इसके आगे हो जाएगा जाति प्रथा। आर्थिक पहलू श्रम, और इसके आगे होगा माँ के श्रम गर्भ में विभाजन तय हो जाना और काम। तो अब इन सभी पॉइंटों को हम लोग प्रथा, यानी श्रम विभाजन का मतलब हुआ काम का बंटवारा, यानी काम का विभाजन। इन सभी और बातों को ध्यान से समझेंगे, यानी किसमें पहला हम लोग को समझना है जाति प्रथा क्या है। तो सबसे पहले जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये जाति प्रथा है जो समाज में जात के आधार पर लोगों की बंटवारा कर देना और उनके साथ भेदभाव करना ही क्या कहलाता है, जाति प्रथा कहलाता है। यानी लोगों को जात के आधार पर बांट देना तथा उनके साथ भेदभाव करना ही क्या कहलाएगा, जाति प्रथा कहलाएगा। बच्चों आज के समाज में बहुत ये धीरे धीरे कमते जा रहा है। पहले ऐसा था कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति है, अगर दूसरा कोई क्षुद्र जाति के लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, भेदभाव ज़्यादा होता था। या अब हम कह सकते थे पहले कि किसी को अगर चेयर पर बैठना है तो ये उच्च जाति के लोग ही बैठ सकते थे और निम्न जाति के लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह ये भेदभाव करना क्या होता, ये जाति प्रथा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जाति प्रथा कहलाएगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि चलिए आपने जाति प्रथा को सही किया, तो ये दूसरा क्या लाए, श्रम विभाजन। दूसरा क्या ला के रख दिए, श्रम विभाजन। अब बताइए जाति के आधार पर लोगों को काम को भी बांट देना, ये तो बहुत बुरी बात हो गया। अगर बताइए कि जाति के आधार पर लोगों को बांटना कहाँ तक सही है। अगर किसी व्यक्ति को मान लो बच्चों कि अगर एरोप्लेन उड़ाना है तो सिर्फ अगर वो बड़े जाति के ही लोग करेंगे तो छोटे जाति के लोग क्या करेंगे। तो बाबा साहेब ने इनके क्या किए थे, इनको गलत बताए और जाति प्रथा और श्रम विभाजन के खिलाफ थे। यानी बाबा साहेब जाति प्रथा और श्रम विभाजन के खिलाफ थे। तो यहाँ पर कुछ जातिवाद के पोषक हैं जो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं इनसे। ये चाचा कह रहे हैं कि जातिवाद के पोषक जो ये है, ये लोग जो कह रहे हैं कि जातिवाद के होना जरूरी है। तो चाचा काहे जरूरी है, ये कह रहे हैं कि किसी भी काम को कुशलतापूर्वक या सही समय पर या लेवल में होना जरूरी है, तो आपको जाति प्रथा का होना जरूरी है, नहीं तो आपका काम सही समय पर नहीं होगा। बात तो इन चाचा का भी सही लग रहा है, सही लग रहा है कि अगर किसी काम को अगर समय पर होना और उचित समय पर होना और लेवल में होना चाहिए तो
जाति प्रथा का होना और श्रम विभाजन का भी होना जरूरी है, लेकिन हम कह सकते हैं इनको कि ये सभी जगह सही नहीं है, ये सभी जगह सही नहीं है। अगर मान लो जिन बच्चे को अगर किसी जॉब में जाना है तो आप श्रम के आधार पर उनके काम को बंटवारा कर देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है। यानी हम कह सकते हैं कि आपका भी बात थोड़ी समय के लिए सही है, लेकिन सब जगह सही नहीं है। उसके बाद हम लोग एक जानते हैं ये टालू भाव को। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे कोई अगर व्यक्ति नाई है तो वो उनको बच्चे को गर्भ में ही ना तय कर दिया जाता है कि अगर नाई समाज के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जन्म लेने के बाद वो बाल ही काटेंगे। अगर उस बच्चे को अगर बाल काटने की इच्छाएं नहीं हो, अगर उनको गायक बनने का मन हो, गायक, तो बताओ वह बच्चा उस काम को किस भाव से करेगा, वो उस काम को टालू भाव से करेगा, मन से नहीं करेगा। उनको बनना था कुछ और उनके जात और श्रम के आधार पर काम दिया जा रहा है कुछ और, तो वह बच्चे क्या करेगा, उस काम को टालू भाव से करेगा। इससे पहले न थोड़ा इस पर और बात कर लेते हैं कि आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि किसी भी काम को अगर सही समय पर एक लेवल में रखने के लिए जातिवाद का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को उनके इच्छा के अनुसार काम करने की अनुमति नहीं दिया जाता है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को टालू भाव से करेगा। अगर नाई के बच्चे मान लीजिए कि वो बाल ही काटने का काम करेगा, एक कपड़ा बुनने वाले के बच्चे कपड़ा ही बुनेंगे, तो वह आगे बड़े काम उनको करना है, जैसे मान लो कि गायक बनना हो या किसी तरह की जॉब करना हो, तो वह उस काम को क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उनको बाल काटने का हो या कपड़ा बुनने का ही काम दिया जाए तो उस काम को वह बच्चा क्या करेगा, टालू भाव से करेगा। अगर वो टालू भाव से करता है तो फिर वो उस काम में उनको मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो वो सही से पैसा भी नहीं कमा पाएगा। तो इसको हम कहेंगे आर्थिक पहलू कहेंगे। तो आपसे एक और यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है, तो कैसे। तो आपको जवाब देना है जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है। ये कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर व्यक्ति उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार उस काम को कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो सही से पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। तो ये हो जाएगा आर्थिक पहलू। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ आगे माँ के घर में तय हो जाना काम, यानी पहले ही क्या हो जाता है, माँ के घर में ही बच्चे को तय कर दिया जाता है कि अगर ये बच्चे नाई समाज का है तो वो क्या करेंगे, वो बाल काटने काम करेंगे। अगर कोई किसान है तो किसानी का ही काम करेंगे, अगर कोई मोची है तो वो मोची का ही काम करेंगे। तो ये आज के समय में बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। उसके बाद एक और बात हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र, यहाँ पर एक लोकतंत्र की परिभाषा दिया गया है। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र की मतलब ये नहीं कि हर 5 वर्षों पर हम लोग अपना वोट देकर नेताओं को जिताते हैं और वह नेता क्या करते हैं, भोले भाले जनताओं को ऊपर शोषण करते हैं। तो लोकतंत्र के मतलब ये नहीं हुआ। यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा दिया है, दूध और पानी के मिश्रण, यानी दूध और पानी के मिश्रण को ही यहाँ पर क्या कहा गया है, लोकतंत्र कहा गया। यानी दूध और पानी की तरह मिश्रण होने चाहिए, यानी घुल मिलकर लोगों के साथ भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। तो इस तरह ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बहुत छोटा चैप्टर था, विभाजन और
जाति प्रथा बहुत ही छोटा चैप्टर था और ये इतने ही और ये ख़त्म होती है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए कि उनका भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। जय हिंद।